Yes, good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. हर्षित, कहाँ थे आप? फिर गायब हो गए थे। सर वो मैं मैग्नेटिज्म के बीच में आया था तो उसके बाद सर कवर नहीं हो पाया तो मैंने कहा अगले चैप्टर से। अगले चैप्टर में तो अगला चैप्टर स्टार्ट हुए भी बेटा, 2 क्लासेस हो गई शायद अगले चैप्टर में, या 1 क्लास हो गई, 2 या 1। नहीं ये सर मैं वो कर लूंगा, वीडियो रेगुलर होगा सर। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में आपको ये समझाया था, अगर जहां तक मुझे याद आ रहा है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो लास्ट डिस्कशन हुई थी वो इस बात पे खत्म हुई थी कि आप ईएमएफ किसी भी बॉडी में जो मतलब किसी भी कंडक्टिंग लूप में या कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ तो 100% फॉर श्योर इंड्यूस होगा। बट मैंने साथ साथ ये भी बोला होगा आपको कि फैराडेज ये कहता है कि ईएमएफ विल इंड्यूस व्हेनेवर द फ्लक्स विल चेंज। बट फैराडेज के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि ईएमएफ इन अ बॉडी विल ओनली इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स। भाई ईएमएफ चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये तो श्योर है। बट अगर कहीं ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लक्स का चेंज, ये जरूरी नहीं। ये आपको मैंने लास्ट टाइम समझाया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अब वो कौन सा ईएमएफ है कि जिसमें फ्लक्स का चेंज नहीं भी हो फिर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है? तो लेट अस टॉक अबाउट दैट, एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। टॉपिक डालिए मोशनल ईएमएफ। मोशनल, इमोशनल का ई हटा दीजिए, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या चीज होता है, आज उसी बात को हम समझेंगे, उसी पे हमारी डिस्कशंस होंगी। तो मोशनल ईएमएफ, और आपको शायद पता या नहीं पता, आज क्लास का ड्यूरेशन जरा कम रहेगा बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है अभी पढ़ाने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा आज क्लासेस छोटी रखी हैं। ठीक है, तो Yes. चलो समझते हैं। मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए आप समझो, देखो मान लो कि कोई एक रॉड ले लो, और आपको ये भी पता है कि फिजिक्स में इफ यू टॉक अबाउट द रॉड, तो रॉड का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल। मतलब ये रॉड मैंने लिया, तो जब भी आपको फिजिक्स में रॉड बोला जाएगा ना, तो रॉड का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल होगा। ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा जब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में आपने मास यू वुड हैव टेकन ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड ओनली। आपने मास ओवर द एरिया ऑफ द रॉड नहीं बोला होगा, आपने सिंपली बोला होगा कि मास इज ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड। तो रॉड कहूं या वायर कहूं, दोनों का एक ही मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है। तो मान लीजिए कि ये कोई रॉड है, इस रॉड की लेंथ l है, और इस रॉड को वी हैव गिवन अ वेलोसिटी v इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। रॉड की लेंथ l है और मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है? तो v इज दैट वेलोसिटी विथ व्हिच आई एम मूविंग दिस रॉड। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, ये जो हमने रॉड लिया है, दिस इज कंडक्टिंग रॉड बट इट इज न्यूट्रल। रॉड कंडक्टिंग जरूर है बट रॉड कैसी है? तो रॉड न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब? तो न्यूट्रल का बेसिक मतलब आप सबको पता होगा कि भाई कंडक्टर है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके अंदर चार्जेस तो हैं, बट न्यूट्रल है इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द रॉड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कंटेन इन द रॉड। भाई जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो चार्जेस आर इक्वल, हेंस दिस इज अ न्यूट्रल रॉड। अब इस बात को समझो कि सर मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आई एम मूविंग इट विद अ वेलोसिटी v। तो सर एक बात तो ऑब्वियस हो गई कि अगर आप रॉड को मूव करा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, इसका मतलब है कि रॉड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी मूव कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी v। क्या बोलते हो बच्चों? अगर आप रॉड को मूव करा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, तो इसका मतलब इसके अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करेंगे ऑटोमेटिकली विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज v। अब अगर आपने रॉड को मूव कराया तो चार्जेस इसके अंदर के मूव करेंगे, और आपको मालूम है कि व्हेनेवर द चार्जेस मूव्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा, रॉड जिधर मूव कर रहा है उधर ही पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, उधर ही नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। बट आपको एक बात पता होगी कि पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करता है उसके डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इस पे हम पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको मालूम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम लगाते हैं तो उसमें सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी?
तो करंट की डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव चार्ज इट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज इट वुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है करंट भी बेटा किधर फ्लो कर रहा है, राइट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही होगी सर वो ऊपर आ रही होगी, देख लीजिए आप। this would be the direction of the magnetic force experienced by the positive charge। तो नेगेटिव चार्ज पे यही फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव चार्ज पे यही फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी। एम आई करेक्ट? आप लोगों को पल्ले पड़ा? अच्छा, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो सर पॉजिटिव चार्ज पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज मैग्नेटिक, और नेगेटिव चार्ज पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ऊपर की तरफ भागेंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ भागेंगे। मतलब ये जो चार्ज है वो अपने आप को दो एंड्स पे एक्यूमुलेट करना शुरू करेगा। The charges will start accumulating themselves on the two ends of the rod. On the upper end of the rod, you will be getting the positive charges, and on the lower end of the rod, you will be getting the negative charges. इसका मतलब है कि इस रॉड के अंदर एक पोलैरिटी डेवलप हो गई, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ना, बिकॉज ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेवलप्ड along the length of the rod। अब जैसे ये चार्ज का सेग्रीगेशन हुआ, मतलब ऊपर वाले एंड पे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हुए, नीचे वाले एंड पे नेगेटिव चार्जेस फ्लो हुए, तो अब होगा क्या कि ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन ऑफ द चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी रॉड के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? तो आपको मालूम है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, शायद आपको याद हो लास्ट वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब एक बात समझो कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं कोई भी चार्ज मान लूं, फॉर इंस्टेंस मान लो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग टू फोर्सेस एट अ टाइम। एक तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज पे दैट इज अपवर्ड्स, और यही रीजन है कि वो ऊपर भाग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ। अब एक बात ध्यान से समझ भाई, मैग्नेटिक फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ द फील्ड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो चार्ज में कोई चेंज आ रहा है, ना तो वेलोसिटी में कोई चेंज आ रही है, ना तो फील्ड में कोई चेंज आ रहा है। तो because all of these parameters are constant, because all of these parameters are constant, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, बिकॉज सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट। बट सर अगर इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस को क्या कहेंगे आप? तो आप ये कहेंगे कि भाई जैसे जैसे विद द टाइम चार्जेस ऑन द टू एंड्स इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड वो भी इंक्रीज करेगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो सर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ेगी ना। तो चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज आ रहा है। तो चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। क्या कांस्टेंट है? तो कांस्टेंट है सर आपका मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आ गई सबको, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाई? यस ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते 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 इट विल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज। और जैसे ही ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ते 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 मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, after that what will happen? After that the movement of the charge या the motion of the charge will stop। ठीक है, दो एंड्स पे जो चार्ज भाग रहे थे वो अब उनका भागना बंद हो जाएगा। और कब होगा? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि आपका QE becomes exactly equal to QVB। फर्दर कोई मूवमेंट ऑफ द चार्ज नहीं होगा दो एंड्स पे, चार्ज का कंसोलिडेशन ऑन टू एंड्स ऑफ द रॉड विल स्टॉप नाउ। तो अब आप ये कह सकते हो कि अच्छा Q से Q विल कैंसिल आउट,
तो बेटा आप ये कह सकते हो कि अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विच इज फिक्स्ड नाउ एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू वीबी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीबी। अब मुझे एक बात बताइए सर, अगर आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद हैं तो, सर आपको प्रीवियस चैप्टर्स याद होंगे, शायद याद होने भी चाहिए, और नहीं है याद है तो फिर तो अफसोस वाली बात है। सर सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इस रॉड के दो एंड पे पोटेंशियल का डिफरेंस है या नहीं। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको मैं याद दिला रहा हूं कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, डीवी बाई डी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद आया? यस सर। यस सर। याद ना आया तो बताना भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है सर, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, इन दो एंड ऑफ द रॉड पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, या उसको एक्चुअली मैं कहूं तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दो एंड ऑफ द रॉड पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड कैन बी रिटन एज इक्वल टू वीबी। सर आपने ये क्या किया, तो सर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज डिफरेंस एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट बॉडी, है ना। तो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक, तो इसलिए अच्छा वोल्टेज डिफरेंस को मैंने यहाँ पर V ना लिख के क्या लिखा है, E लिखा है, बिकॉज एक्चुअली में जो हम कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम ये नहीं कहते कि वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तो इसलिए E लिखा गया है। तो यहाँ से हम E को कैसे लिख सकते हैं, E को हम BLV लिख सकते हैं या नहीं, सोच के देखिए। यस सर। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब है सर कि अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। बट मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ, नो सर। कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ या नहीं, तो बिल्कुल ईएमएफ इंड्यूस हुआ। कोई फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ, स्टिल ईएमएफ इज बीइंग इंड्यूस्ड। इसका मतलब है सर ये बात इस बात को शो कर रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हाँ फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ 100% इंड्यूस होगा, बट अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो सिर्फ फ्लक्स के चेंज के कारण होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर कोई फ्लक्स का चेंज नहीं है, स्टिल यू आर गेटिंग द ईएमएफ, एंड दिस ईएमएफ और दिस टाइप ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। तो इससे पहले जो हमने ईएमएफ पढ़ा था जिसमें दैट ईएमएफ वाज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, उस ईएमएफ को हम फैराडेज ईएमएफ भी कहते हैं। और ये वाला जो ईएमएफ है, इस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। कौन सा ईएमएफ कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। समझ आ गई बात? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो बता रहे थे कांस्टेंट नहीं है, फिर बराबर जाती है सर, वो आपको समझा दें। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी व्हेन यू विल इंक्रीज द चार्जेस ऑन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, राइट हर्षित? यस सर। तो बेटा चार्ज टाइम के साथ साथ चार्ज एट द टू एंड्स इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज तब तक होगा जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस ना कर ले। जैसे ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। समझे? यस सर। ठीक है, नोट करिए इसको, मैं इस पे और डिस्कशन करता हूँ। सर यहाँ पे जो दूसरा वाला कैपिटल ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E/L? कैपिटल ई मतलब एप्सिलॉन के फॉर्म में जो लिखा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ईएमएफ। ईएमएफ सुना है नाम, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले Yes, चैप्टर sir, में पढ़ा yes, था sir. ईएमएफ। हाँ, तो ये ईएमएफ है। यहाँ पर हम टर्म पोटेंशियल डिफरेंस यूज नहीं करते, हम यहाँ पर ईएमएफ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमने टॉपिक ही लिखा है मोशनल ईएमएफ, तो ये इंड्यूस होता है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है। सर जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने माइनस डीवी बाई डी आर पढ़ा। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला ना कि आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड। यस।
माइनस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? माइनस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में ईएमएफ की डायरेक्शन। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आप फिर से पहले एक बात सुने। अब जो ये मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बेटा, इट हैज अ डायरेक्शन। और बेसिकली जब हम कहते हैं कि मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन, इसका दूसरा मतलब अल्टीमेटली क्या होता है? इसका मतलब होता है कि करंट की डायरेक्शन। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब होता है करंट की डायरेक्शन, है ना? किसकी डायरेक्शन? मोशनल ईएमएफ का दूसरा मतलब है करंट की डायरेक्शन। अब मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मोशनल ईएमएफ। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप, वैसे ही है जैसा लेफ्ट हैंड रूल है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड में भी फर्स्ट फिंगर याद करो कि वी प्लेस द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। राइट हैंड में भी वी प्लेस द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। क्लियर? और लेफ्ट हैंड रूल में भी सेंटर फिंगर वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां पर भी सेंटर फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट ही बताएगा। लेफ्ट हैंड रूल में थंब वाज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट हैंड रूल में थंब जो होगा वो रखा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर से सुने। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेज दैट कि अगर आपने राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपने फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, थंब को आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखो, थंब को आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, तो जो सेंटर फिंगर होगी दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होगी। समझ आई बात आपको? फर्स्ट फिंगर प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो सेंटर फिंगर क्या पॉइंट कर रहा होगा? तो सेंटर फिंगर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। समझ में आ गई बात? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मतलब समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बेटे करंट की डायरेक्शन किधर होगी? अपवर्ड या डाउनवर्ड? बताओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करके कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ द करंट वुड बी अपवर्ड। सबको समझ में आ रहा है? करंट की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, करंट की डायरेक्शन जो आएगी सर यहाँ पर, वो करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ हर्षित साहब, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ या ना? यस सर। करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड। आप मुझे बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर होती है या सेल के बाहर? करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर? सेल के अंदर। नहीं समझा? देखो, अगर आप कोई ये सर्किट लेते हैं और यहाँ पर कोई सेल लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई सेल लगा दीजिए, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है? तो करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड आउटसाइड द सेल। और सेल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो सेल के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द सेल वो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है सर। और यहां पर भी देखो, रॉड में जो करंट की डायरेक्शन आ रहा है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इसका मतलब रॉड के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि इट इज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रॉड है इट इज बिहेविंग लाइक अ सेल। सोच के देखो, दिस रॉड इज बिहेविंग लाइक अ सेल। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि रॉड में आपने ईएमएफ इंड्यूस किया है, तो ईएमएफ सेल में भी होता है और ईएमएफ रॉड में इंड्यूस हुआ है, तो रॉड और सेल एक ही तरह से तो बिहेव करेंगे। तो रॉड में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, सेल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी इस तरह की रॉड को एक सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जो सेल के लिए आप चीजों को अप्लाई करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सारे फैक्ट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक, बस फर्क इतना होगा कि इस सेल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू कितनी होगी? तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू BLV। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द सेल।
आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई हो। Yes, sir. यस ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिखिए सर, उसके बाद फिर फर्दर कुछ और डिस्कशंस करता हूं। एक नोट लिखिए, नोट फॉर मोशनल ईएमएफ टू इंड्यूस, फॉर मोशनल ईएमएफ टू इंड्यूस, for motional EMF to induce, B, L and V, B, L and V all must be mutually perpendicular. For motional EMF to induce, B, L, V all must be mutually perpendicular. For motional EMF to induce, B, L, V all must be mutually perpendicular. लिख लिया आप लोगों ने? मतलब बी, एल और वी तीनों आपस में कैसे होने चाहिए? तो ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर, तभी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके आगे लिखिए, इफ एनी टू आउट ऑफ द थ्री, इसके आगे लिखिए, इफ एनी टू आउट ऑफ द थ्री, इफ एनी टू आउट ऑफ द थ्री इज पैरेलल, इफ एनी टू मतलब कोई भी दो आउट ऑफ द थ्री, if any two out of the three is parallel, then the EMF induced will be zero. If any two out of the three is parallel, if any two out of the three is parallel, then the EMF induced is zero. लिख लिया? अगर इन तीनों में से कोई भी दो आपस में अगर पैरेलल हो गए हैं तो EMF induced कितना होगा? एग्जैक्टली जीरो होगा। If any two out of the three is parallel, then the EMF induced will be zero. लिख लिया सर सबने? सर अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा वो बताऊंगा अभी, बट पहले तो इस बात को समझें। पैरेलल अगर होगा तो आपको एकदम एग्जैक्टली ईएमएफ को कितना कर देना? जीरो। तो आप कहेंगे कि भाई इसमें कोई मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है सर? यस सर। Yes, sir. देखो क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखो जैसे मान लो सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लीजिए कि मैं इसमें एक रॉड ले लेता हूं, ये मान लीजिए एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और ये v वेलोसिटी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड b है। मुझे एक बात बताइए, इस रॉड को जैसे मैं मूव करा रहा हूं, इस रॉड में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? The way I'm moving this rod, will there be any motional EMF induced in it or not? Yes, sir. मनस्विन क्यों होगा? सर वो जब आप उसको आगे मूव करा रहे हो तो फिर मूव करा रहे हो तो हो जाएगा, मतलब मोशनल EMF इंड्यूस हो जाएगा। नहीं मनस्विन, अभी आपने एक नोट लिखा है, देखिए तो क्या लिखा है नोट में? आपने क्या लिखा है कि मोशनल EMF इंड्यूस होने के लिए तीनों का परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अगर तीन में से कोई भी दो आपस में पैरेलल हो गए तो कोई मोशनल EMF इंड्यूस नहीं होगा। देखो मनस्विन लिखा है या नहीं? yes sir, लेंथ और वो पैरेलल हो गए हैं। तो लेंथ एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, हेंस देयर विल बी नो मोशनल EMF इंड्यूस्ड। चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी, और ये ऐसे मान लो कि ये कोई लूप है, पी क्यू आर एस इज अ लूप। मान लीजिए कि ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ एल है, और इस लूप को हम मूव करा रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि सारे जो एज हैं इस लूप के सारे साइड्स सब में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? मोशनल ईएमएफ सब में इंड्यूस होगा या नहीं होगा? सब में नहीं इन होगा। सारे साइड्स में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा या सब में नहीं होगा? सब में नहीं होगा सर।
किसमें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा और किसमें नहीं होगा? सर क्यूपी और आरएस में होगा, क्यूआर और पीएस में। भाई सबको बात नहीं समझ आई क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर सब में मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या ऑल द एज विल हैव द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट? नहीं सर। तो ऑफ कोर्स No, नॉट, sir. सारे एज में इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बिल्कुल सही वाली बात है भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो इन पीएस एंड क्यूआर ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू 0। व्हाई विल इट बी 0? सिंस आपका जो लेंथ है अगेन इट इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, तो लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसलिए इसमें इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, किस दो साइड्स में इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्यूपी आरएस। क्या हो गया पेन को? इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा पीक्यू में और आरएस में। भाई आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। माय पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। सर एक बार आप वो रिपीट कर दीजिए कि फ्लैमिंग राइट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर थंब क्या पॉइंट करते भाई इंडेक्स फिंगर का काम है कि इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सेंटर फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लेकिन वो करंट की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर तब आएगा when the thumb is kept in the direction of velocity। मतलब अगर आप फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रख दीजिए, ठीक है, थंब को आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दीजिए, तो सेंटर फिंगर हमेशा किस डायरेक्शन को दिखाएगा? तो सेंटर फिंगर विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझे हर्षित? यस सर। तो हम यहाँ पे जो लेंथ पैरेलल टू वेलोसिटी कह रहे हैं वो करंट पे भी सेम ही एप्लीकेबल है? जी। आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया क्या? यस सर। कर लिया? तो आप लोग डिस्कनेक्ट मत होना, मैं रिकनेक्ट करूंगा क्योंकि माय पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, तो मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। यू प्लीज बी हियर, आई विल रिकनेक्ट। अब देखिए सर, लास्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें आपने बोला कि भाई दो ब्रांच ऐसे हैं या दो एज ऐसे हैं जिसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और वो ये मान लीजिए ऐसे। तो ये है सर आपका पी क्यू आर एस। ये वाली लेंथ मैंने ए बोला हुआ है और ये वाला एल बोला हुआ है। तो आपने बोला कि सर इसमें पी एस में और क्यू आर में कोई इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, राइट है भाई? यस किस सर। में होगा? किस में होगा भाई? दो में तो नहीं हुआ, तो बाकी दो में होगा या नहीं होगा? जो क्यूपी और आरएस में होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। होगा। अच्छा, क्यूपी और आरएस में जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें करंट की डायरेक्शन किधर होगी? अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? विल इट बी अपवर्ड और विल इट बी डाउनवर्ड? सर अपवर्ड। अपवर्ड। सबको समझ में आना चाहिए भाई, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर को आपको रखना है फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर थंब को आपको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो सेंटर फिंगर जो होगी वो आपको करंट की डायरेक्शन पॉइंट करेगी। तो इस केस में आपका जो ये करंट की डायरेक्शन होगी इसमें भी अपवर्ड होगी और सर इसमें भी अपवर्ड होगी। आप ध्यान से देखो,
कि सर इसको भी मैं एक सेल की तरह रिप्लेस कर सकता हूं। अच्छा, आपने सर नीचे निगेटिव इलेक्ट्रोड क्यों लिया? क्योंकि करंट की डायरेक्शन किधर है? करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, और इधर भी करंट की डायरेक्शन किधर है? तो करंट की डायरेक्शन है सर यहाँ पर भी अपवर्ड। ठीक है, तो इसलिए करंट कैसे फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। क्यों करेगा? बिकॉज एवरी रॉड कैन बी ट्रीटेड लाइक अ सेल, और सेल में करंट किधर से किधर फ्लो करता है? तो सेल में करंट फ्लो करता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, इस ईएमएफ की वैल्यू भी बीएलवी, इस ईएमएफ की वैल्यू भी बीएलवी। तो मैंने इन दोनों रॉड को दो सेल से रिप्लेस कर दिया है। अब आप में से कोई कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये दोनों सेल्स, हाउ दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड? आर दे इन सीरीज और दे आर इन पैरेलल? हाउ आर दीज टू कनेक्टेड? यस ऑफ कोर्स, बहुत हल्के से बोला, मगर यस इट इज इन सीरीज। भाई जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वही करंट यहाँ घूमना पड़ेगा उसको, बिकॉज करंट के लिए एक ही पाथ है। ठीक है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि अच्छा, ये दोनों सेल आपने बोला सीरीज में, याद करो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सिखाया था कि अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये ऐसे है सच दैट एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। ये E1 है, ये E2 है। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती थी बच्चों? E1 + E2। E इक्विवेलेंट की वैल्यू एक ही बच्चे को याद है, E1 + ऑफ E2 होती थी। अच्छा, अगर मान लीजिए यही सीरीज है बट ऐसे कनेक्टेड है कि एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है सीरीज, बट एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? E1 - E2। अच्छा, मतलब एक ही बच्चा है जो पढ़ रहा है, बाकी लोग सब कहाँ, मतलब कौन सी दुनिया में चल रहे हैं? अरे ये दो सेल्स आपको देखिए, ये दो सेल BLV, ये वाला सेल भी BLV, और ये बोला गया कि भाई ये दोनों सेल सीरीज में है। तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है? सीरीज क्यों है सर? क्योंकि जो भी करंट फ्लो करेगा उसके लिए एक ही पाथ है, करंट कैन नॉट डिवाइड एट एनी अदर पॉइंट। तो एक ही पाथ है, एक ही पाथ में फ्लो करेगा BLV। और आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये बताया गया था कि अगर सेम पोलैरिटी सीरीज में कनेक्टेड हो, ये E1 हो और ये E2 हो, तो उस केस में E इक्विवेलेंट की वैल्यू आप क्या लिखते हैं? E1 - ऑफ E2। Yes, sir. किसी एक को हम Yes, sir. फ्लिप करते हैं, किसी एक को हम क्या करते हैं? फ्लिप। और जिसको फ्लिप करेंगे उसके साथ हम माइनस साइन लगा देंगे। ये E2 - E1 भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी सेल की पोलैरिटी है जिसको आप फ्लिप कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन आइदर टेक E2 नेगेटिव और यू कैन टेक E2 पॉजिटिव एंड E1 नेगेटिव, आपकी मर्जी है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो these two cells are connected in series, but the positive of one is connected to positive of another. तो सीरीज में जब भी सेम पोलैरिटी कनेक्टेड हो जाती है तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? E इक्विवेलेंट हम लिखेंगे BLV - ऑफ BLV, one of the two has to be made negative। तो नेट EMF कितना आएगा? नेट EMF 0 आ जाएगा। मतलब इंडिविजुअली इसमें दो एज में EMF इंड्यूस हुआ, बट अल्टीमेटली नेट EMF कितना हो गया? तो इंडिविजुअल EMF इंड्यूस हुआ बट नेट EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो नेट EMF विल एग्जैक्टली बिकम इक्वल टू 0। उसका रीजन अलग है, बट यस इंडिविजुअली अगर हम कहें तो इंडिविजुअली इन दो ब्रांच में EMF इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को लिखिए सर। लिख लिया सर आप लोगों ने? 1 मिनट में। अच्छा, डन सर। ठीक है। अब देखो सर, आप लोगों को मैंने एक बात बोला कि अगर आपका आउट ऑफ द थ्री इफ एनी टू इज पैरेलल तब तो 100% EMF इंड्यूस विल बी 0। अब एक सिचुएशन समझिए सर, अगर मान लो आपकी ये रॉड है,
इस रॉड की लेंथ L है, इट हैज बीन केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, मान लें आप ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक, अच्छा, लेंथ ऑफ द रॉड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है? सर। यस सर। अब मान लो इस रॉड को हमने ऐसे वेलोसिटी दे दी एंड दिस एंगल इज थीटा, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, बिकॉज वेलोसिटी इज आल्सो इन एक्स वाई प्लेन, तो वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, रॉड की लेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। बट वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द रॉड को अगर हम देखें तो वेलोसिटी और लेंथ ऑफ द रॉड के बीच का एंगल थीटा है, थीटा का मतलब पैरेलल नहीं है, ये एंगल थीटा है, बट दैट एंगल इज नॉट जीरो, इट इज नॉट पैरेलल, यही तो मतलब हुआ इसका। तो इस केस में आप मोशनल ईएमएफ को आप जीरो नहीं लिखेंगे, मोशनल ईएमएफ जीरो वहां पर लिखा जाएगा जब आउट ऑफ द थ्री एनी टू बिकम्स पैरेलल, अगर तीन में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गया तब तो मोशनल ईएमएफ जीरो होगा, अगर तीनों में से कोई दो अगर पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो फिर मोशनल ईएमएफ जीरो नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे सर? तो फिर इस सिचुएशन में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट लेंगे सर, हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दिया, वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे आप, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो साइन। तो ये जो यहाँ पर साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है इस सिचुएशन में, विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ। और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आप ईएमएफ को क्या लिखेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में आप ईएमएफ को लिखेंगे BLV साइन थीटा। बात समझ में आ गई सर आपको? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये BLV में V साइन थीटा ही आए, V cos थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल किसके साथ गिवन है। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लो कि मैं यही एंगल x के साथ, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड के साथ नहीं लेके मैं वर्टिकल के साथ ले लेता, ये एंगल ले लेता, तो फिर उस केस में ये V cos थीटा होता, विच वुड हैव बीन परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। फिर V sin थीटा परपेंडिकुलर नहीं होता, फिर V cos थीटा परपेंडिकुलर होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसके हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो यूज करना है। हाँ, ये अलग बात है, इस सिचुएशन में V sin थीटा इज परपेंडिकुलर, तो हमें V sin थीटा लिखना है, किसी और सिचुएशन में कुछ और होगा तो वो लिखेंगे। तो इस पॉइंट को नोट कर लें। डन से। अब एक छोटा सा और पॉइंट सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक बात, ये जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको समझने से पहले फिर से एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मोशनल ईएमएफ का कोई लेना देना चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ नहीं है। फ्लक्स का चेंज नहीं हो रहा उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसीलिए फैराडेज से मोशनल ईएमएफ फैराडेज से प्रूफ हो ये जरूरी नहीं है। मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ है दैट इज प्रूव्ड बाय फैराडेज, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट नेसेसरी। बट हाँ, कहीं कहीं पर फैराडेज ईएमएफ मोशनल ईएमएफ को प्रूफ कर देता है, ठीक है। वही एक केस मैं दिखा रहा हूं आपको, तो लिख लीजिए मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज ईएमएफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ को समझने का दूसरा तरीका, मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज ईएमएफ। देखो हमेशा फैराडेज से आप मोशनल ईएमएफ को शो कर पाओगे, इट इज नॉट नेसेसरी, बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर कर पाओ तो कैसे होगा? तो देखो मोशनल ईएमएफ बाय फैराडेज ईएमएफ, तो आप ऐसा मान लीजिए कि सर ये आपका कोई एक कंडक्टिंग फ्रेम है, और इस कंडक्टिंग फ्रेम में ये वाला जो एंड है इसकी लेंथ L है, और यहां पर देयर इज अ मूवेबल पार्ट, लेट दिस मूवेबल पार्ट मूव्स ऑन दिस कंडक्टिंग फ्रेम, इसका लेंथ PQ है, मतलब PQ मतलब PQ की लेंथ L है। और मान लो कि इस मूवेबल पार्ट को वी हैव गिवन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी वी आर मूविंग दिस आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज B। अब आप लोग खुद एक बात समझे सर कि एज दिस PQ विल मूव आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कराओगे, तो आपको नहीं लगता कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो चेंज होगी? सोच के देखिए। यस सर। अब जब ये डिस्टेंस चेंज होगी बेटा, तो द एरिया ऑफ दिस लूप विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या इसको और आसान से कहूं
तो लूप की वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो एरिया भी तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी भाई। लेंथ तो फिक्स है बट ये जो एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स एज द वायर मूव्स आउटवर्ड तो एक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा किसके थ्रू? एरिया के थ्रू। तो यहां पर हम मान लो कि किसी भी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम टी मान लो कि एरिया कितना है L इंटू एक्स मान लेते हैं भाई। x इज ब्रेथ एंड L इज द लेंथ। L मैंने लिखा हुआ है तो x इज द ब्रेथ एंड L क्या चीज है? लेंथ। तो इस इंस्टेंट पे फ्लक्स की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं B इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू B इंटू LX। से समथिंग ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ लिख रहा हूं। वैसे आपको मालूम है ई खाली ई लिख देता तो माइनस d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज। फैराडेज के अकॉर्डिंग क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं d∅dt और d∅dt का मतलब ये हो गया कि d/dt ऑफ दिस होल क्वांटिटी व्हिच इज BLX। d/dt ऑफ दिस होल क्वांटिटी व्हिच इज BLX। तो ईएमएफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? B into L मल्टीप्लाइड बाय dx/dt। ऐसे लिख सकते हैं। अब dx/dt को कोई मुझे बताएगा क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन वी कॉल दिस dx/dt एज? वेलोसिटी। V ऑफ कोर्स वेलोसिटी। वेरी गुड। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू के बराबर आ गया BLV। ऑल्दो यहाँ पर फ्लक्स के चेंज से हमने ये शो किया है बट एक बात याद रखिए कि मोशनल ईएमएफ को कोई लेना देना फ्लक्स के चेंज के साथ नहीं है। डजंट मैटर कि वेदर द फ्लक्स चेंजेस और नॉट, मोशनल ईएमएफ हैज टू गेट इंड्यूस्ड, राइट। उसका जो लेना देना है वो वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी के साथ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस पे आते हैं। सर जो हमने सरफेस लिया है वो क्या है? सरफेस मतलब सर वो एक मतलब रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल जैसा। ये एक यू शेप्ड लूप है या फ्रेम है जिस पर PQ एज अ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग। ओके। डन सर। चलिए चलिए, तो वी आर इन पोजीशन टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस मोशनल ईएमएफ। तो चलो बिल्कुल बच्चों वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि सर मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक फिर से ये फ्रेम है हर्षित, ये यू शेप कंडक्टिंग फ्रेम है एंड इट हैज बीन केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ये वाली जो लेंथ है ये L है और यहाँ पर ये मूवेबल पार्ट है आपका PQ। ठीक है, ये मूवेबल पार्ट है। आपका क्वेश्चन क्या है वो सुने। फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स which must be applied on PQ to make it move with constant velocity. Assume resistance of PQ to be R। मतलब ये जो PQ, ये जो वायर है ना मूवेबल पार्ट PQ, इसका रेजिस्टेंस R है। और आपसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन दिस PQ so that it can be moved inside this magnetic field with a constant velocity। ताकि हम इसको कंटिन्यूअसली किससे मूव करा सकें, वी कैन मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी।
अब क्यों मूव करा सके कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसके लिए फोर्स की क्यों चाहिए हमें, फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या है, तो अभी हम समझेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें। और हमें PQ को मूव किधर कराना है, तो इट हैज टू बी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव कराना। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लें तो मैं बताता हूँ। हो गया। यस सर। अब सुनो बेटा, यहाँ पर लॉजिक समझो कि व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ फोर्स। अब देखो एक बात समझो कि अगर मैं इस वायर PQ को मूव कराऊंगा, तो इस PQ को मूव कराने में इसमें मोशनल EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। होगा। यस सर होगा। होगा, Yes, अनडाउटेडली sir. होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, तो EMF इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो उस करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखो, डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है या नहीं आ रही है, अपवर्ड। यस सर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखो, फर्स्ट फिंगर को रखो -z एक्सिस के अलोंग, थंब को रखो आप इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो सेंटर फिंगर जो होगा दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड। अब होता क्या है कि जब भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है, EMF का कॉन्सेप्ट भी और आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है। अब फिर से सुनो भाई, करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो अगर होगा तो उस केस तो करंट अगर फ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा, तो करंट अगर फ्लो होगा तो उस केस में अनडाउटेडली इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बिकॉज अगर आपने किसी कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ रहे हैं आप। अब Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सर, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा या नहीं। यस सर। Yes, sir. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फर्स्ट फिंगर को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर को रखो करंट की डायरेक्शन में, तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मींस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस सर। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ PQ आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको इस वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो यू विल हैव टू अपोज दिस मैग्नेटिक फोर्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई करोगे आप, तो वो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कीजिए। इसकी वैल्यू क्या होगी, बिकॉज यू हैव टू मेक द वायर मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द वायर शुड बी 0। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, यस सर। है ना। एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें निकालना है तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लें। और मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी मान लो, तो I इंटू बी इंटू एल होता है, ये होगा आपका। अब I की वैल्यू क्या होगी, तो I को हम लिख सकते हैं EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एल। भाई करंट आपको थोड़ी गिवन है, तो करंट को आप क्या लिख सकते हैं, EMF दैट विल प्रोड्यूस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, EMF की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो इस PQ में जो EMF इंड्यूस होगा दैट वुड बी द मोशनल EMF। एंड मोशनल EMF की वैल्यू क्या होगी, तो मोशनल EMF की वैल्यू होगी BLV डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय B इंटू L। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। This is the value of the external force required to make this wire move with a constant velocity. समझे सर, Yes, देख लो यस सर सर। समझ आई बात या नहीं आई। आई सर।
ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। डन। वेरी गुड सर, मैं इरेज कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मान लीजिए कि ये एक ऐसा वायर है, ऐसा वी शेप का वायर है, एंड दिस इज मेड टू मूव विद अ वेलोसिटी v एंड दिस एंगल इज थीटा। इस पोर्शन का भी लेंथ l है और इस पोर्शन का भी लेंथ l है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज b। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वी शेप्ड वायर। इस वी शेप्ड वायर में व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्वेश्चन है सर कि इस वी शेप्ड वायर में नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वी शेप्ड वायर। ठीक है सर, चलिए भाई, इसमें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा। यस सर। अब देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सोचने का। भाई आप क्या करिए, इस पूरे फ्रेम को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, है ना। आप इंडिविजुअली दोनों पे, इंडिविजुअली आप दोनों पे अप्लाई करिए इमोशनल ईएमएफ की वैल्यू। देखो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका ये एंगल थीटा है, बोलो हाँ या ना। और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो बेटा क्या यहाँ पर हम वेलोसिटी को रिजोल्व करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चों सोचो। और वेलोसिटी को हम इस तरह से रिजोल्व करेंगे सच दैट उस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमें क्या मिले, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा, अगर ये वेलोसिटी v है तो ये v sin थीटा होगा या नहीं। गलत बोल रहा हूँ क्या। नो सर। इसी तरह से इस नीचे वाले को देखो, ये नीचे वाला ऐसे जा रहा है, ये भी, और ये भी वेलोसिटी के वेलोसिटी v है, और ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल भी ठीक है। इसकी भी लेंथ कितनी है, l है। तो इस v को भी रिजोल्व करो, तो इस v का एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर आएगा, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा वो ऐसे होगा, और जो पैरेलल आएगा वो ऐसे होगा। दिस विल बी v sin थीटा। सोच के देखिए, तो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में v sin थीटा। इसका मतलब मेरे बच्चे, इसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी एल वी साइन थीटा। इसमें भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। यस। ठीक है। अच्छा, दोनों में अगर आप डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन, तो इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देख लो। और इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा। अप्लाई द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यू विल ऑब्जर्व दैट दोनों में करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब मैं इसको भी एक सेल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और नीचे वाले को भी मैं एक सेल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसका भी ईएमएफ बीएलवी साइन थीटा, और इसका भी ईएमएफ बीएलवी साइन थीटा। अब ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में या कैसे, सीरीज में। सीरीज। सीरीज में। राइट कॉम्बिनेशन है या रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन। राइट। और राइट में सिंपली हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2BLV साइन थीटा। ये आंसर होगा। नोट कर लें बच्चों आप।